की अंधी दुनिया और पाप के अंधेरे रास्ते, खून से सनी सुबह और खौफ से भीगी रात, जहां इंसानियत दम तोड़ देती है और शैतानी इरादों की सीमा शुरू होती है, वो अपराध की दुनिया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे और आप देखना शुरू कर चुके हैं क्राइम टाइम का नंबर 1 शो गुनाह। तो चलिए रखते हैं गुनाह की दुनिया में कदम और शुरू करते हैं अपराध की अनोखी और हैरत अंगेज खबरों का ये कारवां। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देश की राजधानी दिल्ली में घटी एक ऐसी वारदात से जिसे सुन आपका दिल भी पसीज जाएगा, क्योंकि यहां एक माशूक और माशूका के झगड़े में महज 6 महीने की बच्ची ने अपनी जिंदगी खो दी। देखिए। दिल्ली में फिर डबल मर्डर से दहली दिल्ली। दिल्ली में डर, दहशत में शहर। दिल्ली में एक बार फिर डबल मर्डर कांड से सनसनी फैली है। मजनू का टीला इलाके में एक युवती और 6 महीने की बच्ची के कत्ल से लोग दहशत में हैं। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस जब घर में दाखिल हुई तो दोनों के शव खून से लथपथ हालत में पड़े मिले। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और जांच में जुट गई। आसपास के लोगों से जब पुलिस ने पूछताछ की तो लोगों ने दुख जताते हुए पूरी जानकारी दी। सर, हमें तो सुनने में आया है ये 4 फैमिली है, 2 बेटी है, 2 डॉटर है, एक 5 साल की और एक है 7 महीने की। तो जो लेडीज थी अपनी बड़ी डॉटर को लेने गई थी स्कूल से और छोटी वाली अपने फ्रेंड के पास छोड़ के गई थी कि भाई तू अपने इस छोटी लड़की को देख लेना। हम स्कूल से आते हैं देखते हैं तो वो लड़की का मर्डर हो चुका है। सर, जैसे ही पता लगा कि एक छोटे से बच्चे का मर्डर हो गया और हम जितने भी आस पड़ोस के सारे यार दोस्त, जितने भी बहनें माताएं, सब भाग के आगे। पूरी गली में दहशत का माहौल है। आज ऐसे बच्चे के साथ हो गया तो कल हम अपने बच्चों को कैसे संभाले, कैसे घर पे छोड़ के जाए। सिविल लाइन थाना पुलिस फिलहाल फॉरेंसिक टीम के साथ सभी साक्ष्यों को जुटाने में लगी है। पुलिस को इस हत्या के पीछे मृतक युवती के प्रेमी पर शक है। पुलिस अब उसकी तलाश में जुट गई है। डबल मर्डर के पीछे की स्टोरी क्या है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल मृतक सोनल अपने प्रेमी निखिल के साथ लिव इन में रहती थी। बॉयफ्रेंड के साथ झगड़े के बाद सोनल वहां से भाग आई। मजनू का टीला में रहने वाली दोस्त रश्मि के घर में वो रहने लगी। घटना के दिन रश्मि अपनी बड़ी बेटी को लेने गई थी। रश्मि ने सोनल से अपनी छोटी बेटी का ख्याल रखने के लिए कहा। रश्मि जब घर से बाहर गई तभी निखिल घर पर आया और फिर निखिल ने सोनल से झगड़ा करना शुरू कर दिया। देखते ही देखते झगड़ा विवाद में तब्दील हो गया। निखिल ने गुस्से में आकर सोनल पर चाकू से हमला कर दिया। निखिल ने सोनल के बाद 6 महीने की बच्ची को भी नहीं छोड़ा। चाकू से गोदकर 6 महीने की बच्ची को भी मार डाला। और बहू लड़की की लेने के लिए गई थी, स्कूल में पढ़ती है, फिर आई थी। उसको लेने गई थी तो वो अपनी फ्रेंड को बैठा के गई थी लड़की के पास। तो मेरी लड़की का ध्यान करना, मैं अभी आ रही हूँ। 6 महीना की लड़की है वो। तो लड़का दुकान से आया था, उसने देखा था और ये मकान मालिक ने इसने उसको चढ़ते हुए देखा, उतरते हुए भी देखा, चढ़ते हुए भी देखा। इनको ये नहीं पता कि भाई ये कैसे जा रहा कैसे नहीं जा रहा। कजन ब्रदर की वाइफ। कोई घुटने के बारे में कुछ पता ही नहीं था, मैं तो अपने काम पर था। उसका फोन आया कि ऐसे 6 महीने की बच्ची का मर्डर हो गया उनका, जो छोटी बच्ची है। तो यहाँ आने के बाद वो अपने बच्चे को स्कूल लेने गई थी, जो कि एक 3-4 साल की बेटी उनकी और है, तो उसको स्कूल लेने गई थी। उसके बाद ये वारदात जो हुई है। रश्मि ने कभी नहीं सोचा था कि दोस्ती निभाना उसके लिए जिंदगी भर का गम लेकर आ रहा है। सोनल को घर पर रखना उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होगा और उसे अपनी बच्ची को खोना पड़ेगा। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और आरोपी निखिल की तलाश जारी है। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक आरोपी को गिरफ्तार करती है और इस केस को सुलझाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
दिल्ली में हुआ भयावह कत्लकांड तो आपने देख लिया। अब आपको एक ऐसी वारदात दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे, क्योंकि अब तक लव जिहाद की कहानियां आपने बहुत सी देखी होंगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में ये जिहाद 10 नहीं बल्कि 100 कदम आगे चल रहा है। यहां एक ऐसे बाबा का पर्दाफाश हुआ जो विदेशी फंडिंग के जरिए मुस्लिम लड़कों को हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए उकसाता था। आखिर क्या है यह माजरा, इस रिपोर्ट में समझिए, फिर इसके पीछे की जो पूरी कहानी है वो भी जानेंगे। बुलडोजर एक्शन की तस्वीरें यूपी के बलरामपुर की हैं, जहां धर्मांतरण गिरोह चलाने के आरोपी जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा की आलीशान कोठी पर योगी सरकार का कहर बरपा। जमालुद्दीन की अवैध संपत्तियों को ढाया गया है। दरअसल यूपी एटीएस ने जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा को धर्मांतरण के आरोप में गिरफ्तार किया। बाबा की शुरुआती जांच में विदेशी फंडिंग, करोड़ों की संपत्ति और प्रेम जाल में फंसाकर हिंदुओं के धर्मांतरण के बड़े नेटवर्क का खुलासा हुआ। इसके बाद से पुलिस और प्रशासन बाबा के खिलाफ सख्त एक्शन ले रहा है। जैसा कि सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है कि जो भी अवैध अतिक्रमण करता है या माफिया प्रकृति के लोग जो सरकारी भूमियों पर कब्जा कर लेते हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए। इसी के क्रम में आज कार्रवाई की जा रही है और अवैध कब्जे को हटाकर सरकारी भूमि को मुक्त कराया जाए। जलालुद्दीन के विरुद्ध एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है। सरकारी जमीन पर अवैध रूप से अर्जित संपत्ति के द्वारा एक इमारत बनाई गई थी, जिसका तहसील प्रशासन के द्वारा परीक्षण किया गया। तहसीलदार के कोर्ट में सुनवाई की गई। कई बार नोटिस दिया गया कि वो स्वयं खाली कर दे। नोटिस देने के बावजूद जब उसने खाली नहीं किया, तब आज ये जो अवैध सरकारी भूमि पर जो बना है इसको डिमोलिश किया जा रहा है। एक और बुलडोजर का एक्शन तो दूसरी ओर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इस कार्रवाई को लेकर लिखा है। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि आरोपी की गतिविधियां समाज विरोधी ही नहीं बल्कि राष्ट्र विरोधी भी हैं। उत्तर प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को लेकर किसी तरह की ढिलाई नहीं बरतेगा। आरोपी और उसके गिरोह से जुड़े सभी अपराधियों की संपत्तियां जब्त की जाएंगी, उन पर सख्त कानूनी एक्शन होगा। यूपी में शायद ये पहली बार होगा जब धर्मांतरण के खिलाफ योगी सरकार ने इतना सख्त एक्शन लिया हो। कुल मिलाकर योगी सरकार ने साफ संकेत दिया कि धर्मांतरण और अवैध गतिविधियों को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जमालुद्दीन और छांगुर बाबा से जुड़े पूरे नेटवर्क के खिलाफ कठोर कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो बाबा को लेकर पूरा अपडेट तो आपने जान लिया, लेकिन अब बाबा के साथी और उसके मंसूबों पर भी नजर डालते हैं। सबसे पहले इससे जुड़े अहम किरदारों से आप सभी को रूबरू करवाते हैं। तो पहला किरदार है जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा, जो इस रैकेट का मास्टरमाइंड है, जिसकी यूपी पुलिस ने गिरफ्तारी की है और यही मुस्लिम युवकों को इस जिहाद में शामिल करता था और उनके जरिए हिंदू लड़कियों को फंसाता था। अब बात करते हैं दूसरे किरदार की, नीतू उर्फ नसरीन, जो बाबा की सहपाठी थी, जो हर कर्मकांड में बाबा का साथ देती थी। धर्मांतरण के इस काले धंधे में यानी जिहादी प्लान में बराबर की ये शरीक थी। और अब बात करते हैं कि कौन है जमालुद्दीन उर्फ छांगुर बाबा। तो सड़कों पर अंगूठी बेचता है ये छांगुर बाबा और अब 100 करोड़ का मालिक भी बन गया है। आलीशान कोठियां और लग्जरी कारों का भी मालिक बन गया है। अंगूठी बेचते बेचते ये धर्मांतरण का खेल शुरू हुआ। मधुरपुर गांव की कोठी उसके नेटवर्क का मुख्य अड्डा बन गई और यहीं से उसका पूरा नेटवर्क संचालित होता था। नेटवर्क के 14 मुख्य सहयोगियों की तलाश में एटीएस और एसटीएफ की जो टीम है वो जुड़ गई है। और अब बात करते हैं कि कौन है नीतू उर्फ नसरीन। मुंबई की रहने वाली नीतू उर्फ नसरीन है, जो बाबा की सहपाठी थी। 4 साल से ये बलरामपुर के रेहरा माफी गांव में डेरा जमाई हुई है। नीतू सिंधी समाज से है। उसने और परिवार ने इस्लाम को कबूल लिया है। धर्मांतरण खेल में बाबा का नीतू बराबर साथ दे रही थी। नीतू को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है और अब नीतू छांगुर बाबा का सभी राज खोलेगी।
इन दोनों की देखरेख में हिंदू बेटियों को मुस्लिम बनाने का जो खेल चलता था वो न सिर्फ देश में बैठे कुछ लोग चला रहे थे, बल्कि विदेश में बैठे धर्मांतरण के ठेकेदार भी इसे ऑपरेट कर रहे थे। और चलिए अब बात करते हैं हिंदू से मुस्लिम कन्वर्जन के इस रैकेट की। हिंदू लड़कियों को मुस्लिम बनाने का यहां पर बाबा रैकेट चला रहा था। कन्वर्जन के लिए बाकायदा विदेश से यहां पर फंडिंग भी हो रही थी। मुस्लिम युवाओं को, हिंदू लड़कियों को अपने जाल में फंसाने के लिए प्रलोभन दिया जाता था, फिर मुसलमान बनाने के लिए यहां से तैयार किया जाता था। जांच में 100 करोड़ से ज्यादा की विदेशी फंडिंग के सुराग मिले हैं। इस मामले में ईडी की भी एंट्री हुई है। इस धंधे में रेट लिस्ट जो थी वो भी फिक्स थी, जिसके जरिए मुस्लिम युवकों को पैसे दिए जाते थे। इस धंधे के रेट लिस्ट की अगर बात करें तो ब्राह्मण या ठाकुर लड़की के लिए 15 से 16 लाख रुपए दिए जाते थे। वहीं अगर ओबीसी लड़की को फंसाया तो 10 से 12 लाख रुपए दिए जाते थे, और अगर लड़की किसी और जाति की है यानी अन्य जातियां भी इसमें शामिल थी, इसके लिए 8 से 10 लाख रुपए दिए जाते थे। तो अलग अलग जातियों के लिए अलग अलग यहां पर रेट भी फिक्स किए गए थे। ओबीसी लड़कियों के लिए 10 से 12 लाख, अन्य जातियों के लिए 8 से 10 लाख, और वहीं ब्राह्मण या ठाकुर लड़कियों के लिए 10 से 15 लाख रुपए दिए जाते थे। तो धर्मांतरण के रैकेट में सिर्फ बाबा और नीतू ही नहीं, इनके साथ एक पूरा गिरोह काम करता था। इनकी तलाश में एजेंसियां लगी हुई है। महबूब, पिंकी, हरजन, पैमेन, रिजवी और सगीरा, आजमगढ़, औरैया, सिद्धार्थनगर जैसे जिलों में इनकी तलाश की जा रही है। इनके खिलाफ पहले से कई एफआईआर दर्ज किए गए हैं। गिरफ्तारी से नेटवर्क और गहरे राज भी सामने आएंगे। अब यह तो हुई झांगूर बाबा की बात। अब बात करेंगे न्यूयॉर्क के एक ऐसे कत्लकांड की जो हुआ तो 2020 में था, लेकिन उसकी चर्चा इस वक्त हर जगह हो रही है। न्यूयॉर्क शहर में साल 2020 में उस दिन एक के बाद एक 5 हत्याएं हुई थी, लेकिन उसमें से एक ऐसा कत्ल भी था जिसने न सिर्फ पुलिस बल्कि पूरे न्यूयॉर्क को हिलाकर रख दिया था। क्या है ये कांड, देखिए इस रिपोर्ट में। न्यूयॉर्क शहर में एक दिन के अंदर हुई 5 हत्याओं ने सभी को हैरान कर दिया। लेकिन इन 5 हत्याओं में से एक ऐसी हत्या की खबर सामने आई जिसने सभी का दिल दहला दिया। ब्रुकलिन के एक शख्स ने अपने पिता की निर्मम हत्या कर दी, लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए, और वो इतने में ही नहीं रुका, उसने शव का कुछ हिस्सा खाया भी। हत्यारे बेटे खालिद ने इसके बाद खुद पुलिस के पास जाकर अपना अपराध कबूल कर लिया। संदिग्ध 26 वर्षीय खालिद अहमद टाइगर हाइट्स में एक बैगेल की दुकान में पहुंचा, जहां 2 पुलिस वाले पहले से ही मौजूद थे, और वहां उसने पुलिस को बताया कि उसने अपने पिता की हत्या कर दी है। पुलिस अधिकारी जब घटनास्थल पर पहुंचे तो वहां उन्होंने 57 वर्षीय इमाद अहमद को बेहोश पाया। उनके शरीर पर चाकू के कई घाव थे। आपराधिक शिकायत के मुताबिक उनका शव छत विछत हो गया था। पुलिस अधिकारी के मुताबिक ये अब तक के सबसे बुरे अपराध दृश्यों में से एक था। शव के कई हिस्से गायब थे। आरोपी बेटे को हिरासत में लेकर जब पूछताछ की गई तो उसने हत्या की पूरी वजह बताई। पुलिस ने बताया कि 26 वर्षीय अहमद बेरोजगार था और भावनात्मक रूप से वो बहुत परेशान था। पुलिस के मुताबिक उस पर हत्या और गैर कानूनी रूप से हथियार रखने का मामला दर्ज कर लिया गया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।
उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में पुलिस और एसटीएफ की टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। यूपी एसटीएफ ने अवैध हथियार बनाने वाली एक फैक्ट्री का पर्दाफाश किया। इस दबिश के दौरान पुलिस ने मौके से 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया। ये कामयाबी यूपी एसटीएफ और क्वारसी पुलिस ने हासिल की। अवैध हथियारों की यह फैक्ट्री थाना क्वारसी क्षेत्र में संचालित हो रही थी और गुप्त सूचना के आधार पर एसटीएफ की टीम ने छापा मारकर मौके से 3 लोगों को गिरफ्तार किया, जो मौके पर ही हथियार निर्माण में लगे हुए थे। इस पे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पहले आरोपी का नाम अरशद है, वहीं दूसरे आरोपी का नाम बबलू और तीसरे आरोपी का नाम मनोज है। इन तीनों के खिलाफ अवैध हथियार निर्माण, बिक्री और आपूर्ति के गंभीर आरोप लगे हैं। पुलिस ने मौके से अधबने और तैयार हथियार, कारतूस और हथियार बनाने के उपकरण बरामद किए हैं। प्रारंभिक पूछताछ में यह भी सामने आया कि इन हथियारों को पश्चिमी उत्तर प्रदेश और आसपास के जिलों में अपराधियों तक पहुंचाया जा रहा था। कुछ हथियार की सप्लाई के तार आपराधिक गिरोह से भी जुड़ते नजर आए हैं, जिसे लेकर अब एसटीएफ और स्थानीय पुलिस गहन जांच में जुट गई है। और अब बात उस कहानी की जिसमें प्यार, मोहब्बत, धोखा है। लेकिन ये कहानी इश्क की नहीं, बल्कि सोचे समझे उस कत्ल की है जिसकी मास्टरमाइंड खुद माशूका निकली। कोरबा में हुए इस सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा करते हुए पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिसमें मृतक अश्वनी पाठक की प्रेमिका अंजू पाठक भी शामिल है। दरअसल 4 जुलाई को झाड़ियों में खून से लथपथ एक लाश मिलती है, जिसकी पहचान अश्वनी के रूप में हुई। पुलिस ने जब तफ्तीश शुरू की और एक-एक करके कड़ियां जोड़ी तो पता चला कि मृतक की प्रेमिका अंजू ने पहले पति के साथ मिलकर अश्वनी के कत्ल का प्लान बनाया, 1 लाख रुपए में हत्या की सुपारी दी और फिर अश्वनी के बहला फुसलाकर उसे दारू पीने के लिए बुलाया और वहां नशे की हालत में चाकू से गोदकर उसे मौत की नींद सुला दिया। आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि अश्वनी आपराधिक किस्म का युवक था। वो अंजू को आए दिन मारपीट करता था और जिससे अंजू ने तंग आकर ये पूरा प्लान बनाया, ये कदम उठाने का फैसला लिया। जो ये लड़की थी आरोपिया, ये इस व्यक्ति से, मृतक से बहुत परेशान रहती थी और परेशान रहने के कारण इसका जो पूर्व पति था उसने इसको समझाया कि मैं इसकी हत्या हम मिलके करवा देते हैं और तुम फिर मेरे पास आके रह लेना। ऐसे 1 लाख रुपए हत्या में देने के लिए बात की गई थी। सभी बिंदुओं पर जांच करते हुए इसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। टीकमगढ़ के विजयपुर गांव में हुई हत्या मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए आरोपी संतोष अहिरवार को गिरफ्तार किया है। घटना 3 दिन पहले शनिवार रात की है, जब मृतक और आरोपी पठुलिया बाबा की चौतरिया में बैठकर बीड़ी गांजा पी रहे थे। इसी बीच दोनों के बीच पुरानी किसी बात को लेकर झगड़ा हुआ और गुस्से में आकर आरोपी ने अखिलेश कुशवाहा पर कुल्हाड़ी से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। इस पूरे केस को नरबली से भी जोड़कर देखा जा रहा है। आरोपी ने मृतक अखिलेश कुशवाहा की हत्या कुल्हाड़ी से की थी। घटना को नरबली से जोड़कर अब देखा जा रहा है। पूरे मामले में अभी खुलासे होने बाकी है। अज्ञात व्यक्ति द्वारा धारदार हथियार से गला काटकर हत्या करने की सूचना पर से बीएनएस का अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना प्रारंभ की गई। घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया गया। 4 अलग अलग टीमें बनाई गई, उन्होंने अलग अलग पैरामीटर पे काम किया। आरोपी को इसमें ढूंढने में पुलिस ने सफलता प्राप्त की है। राजधानी भोपाल के गोविंदपुरा इलाके में छात्रा का अपहरण और छेड़छाड़ का मामला सामने आया। मामले में पुलिस ने बताया कि पीड़िता और आरोपी पहले कोटा में एक साथ पढ़ाई करते। इसी बीच आरोपी ने एक तरफा प्यार से उसे परेशान करना शुरू कर दिया और इसके बाद पीड़िता आरोपी से परेशान होकर भोपाल में पढ़ाई करने लगी। आरोपी पीड़िता का पीछा करते हुए भोपाल तक पहुंच गया। छात्रा को धमकाकर उसके साथ होटल में छेड़छाड़ की घटना को अंजाम दिया। मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। आरोपी राजस्थान का रहने वाला बताया जा रहा है। का नाम ऋषभ जैन था और उसके द्वारा उसको डरा धमकाकर मतलब अनईजी टच किया, गलत जगह टच किया, जिससे वो थोड़ा सा असहज हुई और जब वो उसको घुमा रहा था किसी तरह उसको धक्का देके वहाँ से बच के आ गई। उक्त प्रकरण में प्रथम दृष्टया छेड़छाड़ का मामला और पीछे करने का मामला आने से तो बीएनएस की धारा 75, 78, 140 इसमें प्रकरण पंजीबद्ध कर अनुसंधान में लिया गया है
आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास किए जा रहे हैं। उज्जैन में एक ज्वेलरी दुकान में बड़ी चोरी की वारदात सामने आई है। इंदौर रोड से पंथ पिपलई गांव में राजलक्ष्मी ज्वेलर्स नामक दुकान में करीब 42 लाख रुपए मूल्य के आभूषण और नकदी चोरी कर ली गई। चोर सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर तक उठा लेकर गया। घटना के 5 दिन बाद जब सीसीटीवी फुटेज सामने आया तो उसके 5 संदिग्ध चेहरे ढके बदमाश दुकान के आसपास वारदात को अंजाम देते हुए दिखे। दुकान के संचालक गिरिराज गुप्ता, जो सेफ्रॉन प्रीमियम कॉलोनी में रहते हैं, उस समय सांवरिया जी के दर्शन के लिए गए थे। उन्हें 2 जुलाई की शाम तक ग्राहक ने फोन कर सूचना दी कि दुकान का ताला टूटा हुआ है। जब वो लौटे और दुकान पहुंचे तो देखा कि अंदर भारी चोरी हो चुकी है। चोर ताला तोड़कर अलमारी से रखे 170 ग्राम सोने, 28.5 किलो चांदी के जेवर और 18,000 रुपए नगद के साथ साथ निगरानी के लिए लगाए गए सीसीटीवी कैमरे और डीवीआर तक चोरी करके ले जा चुका है। पीड़ित ज्वेलर ने बताया कि अधिकतर जेवर ग्राहक ऑर्डर पर तैयार कराए जाते थे। सौभाग्य से तिजोरी सुरक्षित रही, जिसमें लगभग 5.5 किलो चांदी और कुछ सोने के जेवर रखे थे। पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना कर पास के इलाकों में लगे सीसीटीवी फुटेज खंगालने शुरू कर दिए हैं और वहीं व्यापारी ने चोरों के बारे में जानकारी देने वाले को 50,000 के इनाम की घोषणा की है। 42 लाख रुपए के लगभग का माल चोरी हुआ है और जो भी व्यक्ति पुलिस प्रशासन के द्वारा अगर कोई सूचना देता है तो उसको 50,000 रुपए का इनाम की घोषणा मैं करता हूं। 50,000 रुपए का इनाम उसको उचित दिया जाएगा पुलिस के द्वारा। रायपुर पुलिस ने अवैध रूप से शराब की तस्करी करते 3 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से अंग्रेजी ब्रांड की महंगी शराब जब्त की गई है। इसकी कुल कीमत करीब 17 लाख से ज्यादा बताई जा रही है। पुलिस के अनुसार मध्य प्रदेश निर्मित अंग्रेजी शराब की तस्करी की जानकारी मिली तो वाहनों की चेकिंग की गई। पुलिस ने आरोपियों का पीछा कर अवैध शराब के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार किया और 20 पेटी अवैध शराब समेत 2 कारें जब्त की है। पुलिस के मुताबिक छत्तीसगढ़ के कई बार और क्लबों में अवैध शराब खपाने के लिए मध्य प्रदेश से तस्करी कर ये शराब लाई जा रही थी। फिलहाल पुलिस ने 3 शराब तस्करों के साथ आबकारी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की है और अन्य आरोपियों की पतासाजी में जुट गई है। और गुनाह में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।